ये है ना, उसका क्या है? क्या पढ़ा रहा था मेरा इससे तुम लोग टेक्निकली कितने पुअर हो। पूछ रहा हूँ कि क्या पढ़ा रहे हो तो सीधे बोल रहे हो वेलवेट। अरे एस्टिएशन पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह इसी में गुस्सा करता था ना मैं क्लास में। एक और बच्चा था 12th का, उससे पूछो क्या पढ़ा रहे हैं तो पर्टिकुलर वही चीज बताते हैं। वो सबका लाइन पढ़ते हैं, भैया टॉपिक बताओ क्या पढ़ा रहा था। ये होता है जब कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं होती। एग्जाम्पल बताओ वेलवेट एस्टिएशन के। कलर टॉपिक, कलर टॉपिक भी लग गए। एनसीईआरटी में कलर टॉपिक लिखा हुआ है। लिखाया था। ओके, तो अब हम चलेंगे ट्विस्टेड में। वेलवेट खत्म कर दिया था कंप्लीटली या कुछ बचा है? हाँ ना, दूसरे गान में यूज करके देखते हैं शायद। हाँ, ये दूसरे गान का है। वैसे भी ये कुछ बोलेंगे तो है नहीं। मेरी आवाज आ रही है बच्चे आप लोगों को? हाँ सर। तो ट्विस्टेड एस्टिमेशन में क्या है कि जो मार्जिन है, ठीक है, जैसे जैसे हम यहाँ पे इस तरह से बना दें तो ये जो एक सेपल या पेटल है वो अपने आगे वाले पेटल को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, ये सिचुएशन आपको दिखेगी तो आप और यहाँ पे लिख दो एस्टिमेशन मार्जिन ऑफ, या इस तरह से लिखो वन मार्जिन, मार्जिन ऑफ ट्रिपल और ट्रिपल overlap with next one
in their work and so on. तो ठीक है, मतलब ये इसको कवर कर रहा है, ये इसको कवर कर रहा है, ये तो सब एक दूसरे को कवर करते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो लिख दो यहाँ पे, एंड ओवरलैपिंग occurs in particular डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, देख लो है कि नहीं। वेल, तो एग्जाम्पल लिखो, जैसे चाइना रोज, आपका पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, टोबैको भी इसी पे आ जाएगा, और लेडी फिंगर, क्या नाम है उसका, भिंडी, हिंदी में पूछ रहा था। तीसरा है आपका भिंडी, भिंडी खाए नहीं हो क्या कभी। ट्विस्टेड के बाद आपका होगा इम्ब्रिकेट। तो वैसे तो बच्चे इम्ब्रिकेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट, दूसरा होता है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। तो हम यहाँ पे जिस इम्ब्रिकेट की बात कर रहे हैं यह है आपका असेंडिंग इम्ब्रिकेट, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इम्ब्रिकेट करके मेंशन है, तो दिमाग में बस इम्ब्रिकेट ही रखना। तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होती है, मतलब जो सेपल या पेटल होंगे, जो उनका अरेंजमेंट होगा, तो वहां पे भी क्या होंगे, ओवरलैपिंग होगी, पर ओवरलैपिंग की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इन दिस टाइप, इन दिस फेस्टिवेशन sepal or petal overlap with their respective members, respective members, but not in particular direction। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, देखो इसमें एक कंप्लीटली अंदर होना चाहिए, एक कंप्लीटली बाहर होना चाहिए, है कि नहीं। ये जो अरेंजमेंट है आपका, कौन सा अरेंजमेंट है, इंट्रिकेट। एग्जाम्पल बताओ।
कोई चीज मिसिंग है क्या? नहीं। इसको आप इस तरह से कर लेना, या ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। कितने टाइप के एस्टिमेशन आपके बुक में दिए हुए? तो एक और है हमारा डिसेंडिंग इम्ब्रिगेट, या उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीलेट। वैक्सीलेट और सप्लीमेंट। स्पेल करो पेप्लोनेसी को, खुद नहीं आता ना। और डिसेंडिंग इम्ब्रिगेट, दो नाम पहले वाले ज्यादा पॉपुलर है, विक्टोरिया एंड पेप्लोनेसी। तो यहाँ पे ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना कि इसमें जो नंबर ऑफ पेटल या सेपल होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ पेटल आर सेपल वो होंगे 5। अब वो जो 5 है उनमें से एक बहुत बड़ा है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वेक्सिलम के नाम से। ठीक है, इस वाले को हम जानते हैं वेक्सिलम के नाम से। और ये पोस्टीरियर है, ये वेक्सिलम आपका क्या है, पोस्टीरियर है, मोस्ट पोस्टीरियर एंड सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, इसके बाद दो लेटरल हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में एक है, वो थे तो दो, पर हुआ क्या कि वो आपस में क्या कर गए, फ्यूज कर गए, तो वो हो गया सिंगल। ये आपस में इस तरह से फ्यूज कर गए। ठीक है, तो ये लास्ट वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, विंग। और ये पोस्टीरियर मोस्ट कौन सा है, वैक्यूलम और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये विंग किस साइड पे प्रेजेंट है, कई बार बोल देते हैं लेटरल। ठीक है, लेटरल जो भी होगा पेटल या सेपल, और ये सबसे एंटीरियर होगा। सबसे एंटीरियर कौन सा होगा, हील। सबसे पोस्टीरियर कौन सा होगा, वेक्सिलम और स्टैंडर्ड। तो इस तरह से होगा कि जो सबसे बड़ा वाला है उसने जो लेटरल वाले विंग है उनको कवर कर रखा हुआ है। जो विंग है जो है क्या कहते हैं, उसने सबसे लास्ट वाले को कवर कर रखा हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा वो आपको वेक्सिलरी या पेप्लोनेसिस या डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 2+2+1, और 1 क्या है, ट्यूजडे। ठीक है, तो आप जब हैविएसी या पेप्लोनेसी वाली फैमिली में देखोगे, तो जो अगर कैलिक्स इस तरह से है तो कैलिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कोरोला इस तरह से है तो
कोरोला का इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई और बचा? इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया ना मैंने। लिख दो एग्जाम्पल में फैमिली फैबियेसी, या इसी का क्या नाम है? पी फैमिली। पी फैमिली, इसको पी फैमिली के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में पी डाल सकते हो, ग्राम डाल सकते हो, जीन डाल सकते हो। ठीक है, बहुत हो गया। एक होता है क्विंक्विंशियल, बट आपके सिलेबस में नहीं है। याद करके क्या करोगे? मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है रेननकुलेसी, तो इसका एक मेंबर है रेननकुलस। और जैसे मुराया, वहां पे क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन प्रेजेंट है। तो उसमें क्या होता है कि दो कंप्लीटली बाहर होते हैं, दो कंप्लीटली अंदर होते हैं, और एक जो है एक बाहर है एक अंदर होता है। बट पूछेगा नहीं आपसे तो इतना ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विक्सिलरी, बहुत बार अब पूछा जा चुका है। ठीक है। और स्पेशली वो नाम भी कई बार पूछ लेता है कि सबसे बड़े वाले का क्या नाम है, विंग का क्या नाम है, मतलब इंटीरियर मोस्ट का क्या नाम है, लेटरल वाले का क्या नाम है। तो इस तरह से वो भी पूछ लेता है, तो इसको ज्यादा दिमाग में बना के रखना। ये बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो रूट पॉकेट पे पाया जाता है? सॉरी, रूट पॉकेट कह रहा हूँ, रूट कैप, आप रूट। the organelle which are vigorously present in या dominantly present in, क्या करता है वहां पे? ओके, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ, उन्हें पेरियंथ के बारे में कुछ लिखा है? पेरियंथ शायद नहीं, बता बस दिया था ना। लिख दो, ठीक है। समटाइम्स लिख दो, या इन सम प्लांट, इन सम प्लांट calyx and corolla are not differentiated, not differentiated, and known as पेरियंथ। ठीक है। और यूनिट और मेंबर ऑफ पेरियंथ क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ पेरियंथ, इसको आप बोल दोगे टेपल। अच्छा, अगर ये टेपल फ्री है, इफ टेपल आर फ्री, तो इसको आप क्या बोलोगे? पॉली टेपलस। और अगर ये यूनाइटेड है, गैमो टेपलस। एग्जाम्पल तो थ्री वाले में है या हम्म लिली और लिली एंड अनियन। मुझे लग रहा है एनसीईआरटी में इसी का दिया हुआ है। ठीक है, यही रहना है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे फिजिक्स वाले सर मार्कर को इतना दबा के लिखते हैं, पूरा मार्कर का जो इंटीरियर एंड है वो पूरा बेकार हो जाता है।
तो मुझे लग रहा है कि अब हमको चलना चाहिए कहाँ पे, गाइनोसियम पे। आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। फैमिली के मैं अभी नोट्स दूंगा तुमको, अभी यहीं से फोटो क्लिक करके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। कितने बच्चे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो उसके बाद मैं यही डिस्कस कर दूंगा, बाकी सारी चीजें मैं आपको लिखा दूंगा, क्योंकि अगर मैं लिखाने लगा तो 2 लेक्चर सिर्फ फैमिली खा जाएगा। तो गाइनोसियम में आपका, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, यूनिट आर मेंबर ऑफ गाइनोसियम, क्या नाम से जानते हैं? कार्पेलार पिस्टिल। ठीक है, कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। ओ थैंक यू पदार्थ, आज तुमसे तुम टाइमली मिल गई है। कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है। तो जो कार्पेल है या पिस्टिल है, कार्पेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। कौन से 3 पार्ट से बताओ? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर हम यहाँ पे पिक्चर पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पूरा ऊपर का, ये है कार्पेल। ये बेसिकली स्टिग्मा है, जो कि फॉर्म रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन, फॉर पॉलन। ये ट्यूबुलर इलांगेटेड स्टाइल, ठीक है। और ये बेसल, द बेसल पार्ट ऑफ इसका कार्पेल, बेसल पार्ट इज नोन एज ओवरी, विच कंटेन ओव्यूल। ठीक है, तो आपको इसके अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जो जिसका नाम है ओव्यूल। और ये ओव्यूल बेसिकली एक कसन लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि पेरेनकाइमेटस है, उससे क्या होता है, अटैच्ड होता है। एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेसेंटा। ठीक है, ये इसका नेचर क्या होता है, मतलब किस टाइप का टिश्यू है, पेरेनकाइम। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर के साथ वो एसोसिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकल। बट ये बाद में बात करेंगे, अभी हमको उसके बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूल। इसको ओव्यूल बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ कार्पेल इज फ्री, ठीक है, अगर कार्पेल
सी है तो उसको आप क्या बोलोगे, या कार्पेल इज मत लिखो क्योंकि कार्पेल आर लिखो, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, एपोकार्पस। और अगर ये यूनाइटेड है, सिनकार्पस। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस का मतलब आप समझ गए, ठीक है। एग्जाम्पल दो एपोकार्पस का। एक बार एग्जाम्पल मुझे कंफर्म कर लेने दो, या पहले मैं चाय बैठ के पीऊंगा, नहीं तो चाय तो मेरी ठंडी हो जाएगी, मुझे पता भी ना चला कब। मैं जितना लिखाता हूँ ना, ये तुमको अक्षरशः कंठस्थ होना चाहिए। बांग्ला में कन्वर्ट करो इसको, यानी हिंदी बोली है वो भी काफी शुद्ध बोलने की कोशिश की है। तो अब इसको शुद्ध बांग्ला में, मैंने बोला ना, मैं जो लिखा रहा हूँ उसको आप अक्षरशः कंठस्थ कर लो। क्या बोलते हैं, कंठस्थ। मुश्किल है। काफी टफ है। वैसे तुम लोग तो दोनों लैंग्वेज जानते हो, तो ये बताओ मुझे कि कौन सी आसान है। हाँ ये भी बात सही है, बचपन से वही सीखा है सबसे पहले ना। अच्छा संस्कृत कैसी लगती है ये बताओ मुझे। अच्छी लगती है। पढ़ा है कि नहीं। नहीं, अच्छा सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़े हैं। सीबीएसई बोर्ड में हिंदी था। कहाँ से। ओके ओके। इसी वजह से असर हिंदी का ज्यादा होगा, पर यह है कि घर में तो लोग बोलते ही रहे होंगे बांग्ला। सही है। बता रहा ना, फर्स्ट टाइम पंजाब गया तो मुझे लगा मैं कहाँ आ गया, समझ ही नहीं आता था कुछ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि उनको थोड़ी समझ में आता है कि मतलब सामने वाला कहाँ से है। वो तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे, जाहिर सी बात है। और जो पर्सन सुन रहा है उसको दिक्कत होती है कि उसको समझ नहीं आ रहा कुछ। ये तो अच्छा था कि मेरा जो डिपार्टमेंट था वहाँ पे मतलब बाहर से ही बच्चे पढ़ने जाते थे। तो जो है ना, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि उनकी जो मेन लैंग्वेज होती थी वो हिंदी होती थी। क्योंकि सब बाहर से आए हैं तो फिर वो कॉमन लैंग्वेज यूज करेंगे, या तो फिर वो इंग्लिश यूज करेंगे। तो डिपार्टमेंट में दिक्कत नहीं होती थी। पर अगर कभी आपको एडम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जाके वहाँ पे कोई काम करवाना है तो वहाँ पे सारे लोग फिर वो नेटिव लैंग्वेज वाले होंगे, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। हाँ मैं, मुझे कंफर्म करना था एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सही है कि नहीं देखो। तीनों कंफर्म करो तो बात है। सही है, सही है, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, मकेलिया जानते हो कि नहीं आप, क्या होता है। और फिर बांग्ला में मत बोल देना, हिंदी बोलना। हिंदी नाम क्या है उसका। अच्छा चलो बांग्ला बोलो। हम्म। देखा है कभी। अभी तो बोल रहा हूँ कि हाँ पता है। चंपा का नाम सुना है, वही है।
तो ये मत बोलना चंपा तो हमने बहुत सारा सुन रखा है। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल डाल दो, जैसे आपका टोमेटो, आपका मस्टर्ड, आपका एक और नाम दिया हुआ है पापावर, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो हम इसको, किसी एक फैमिली है पेपावरेसी, तो मैं इसको, जो मेरा प्रोनाउंसिएशन था वो था पेपावरेसी। टीचर आए मेरे, तो वो बोलते थे पापावरेसी, तो पहले बड़ा अचपटा लगा कि ये कैसा प्रोनाउंसिएशन है। फिर क्योंकि वो बार बार यूज करते रहते थे तो हमको भी आदत पड़ गई इसको सुनने की। और पता है इसका इसके इसके जो मेंबर है प्लांट, जानते हो कौन सा? कॉफी प्लांट। और कॉफी प्लांट से क्या बनता है? कॉफी। अच्छा अफीम, मुझे लगा कॉफी। कॉफी, कॉफी प्लांट से बनता है, हाँ ठीक बोलो अफीम। पता है कैसे बनता है? कितने बच्चों को आइडिया है कि कौन सा पार्ट यूज होता है? 12th वाला पार्ट पढ़ के आए हो कि नहीं? लेटेक्स। उसका जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स यंग स्टेज पे उनको कट किया जाता है ब्लेड से, और कट करने के बाद उससे निकलता है लेटेक्स। उस लेटेक्स को जो है ना, हाथों से या कोई अगर उनके पास स्पेशल तकनीकी है तो वो यूज करके उसको इकट्ठा करते हैं, और फिर उसको होता है प्यूरिफिकेशन, और फिर उसको मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। किस पर्पज से? ड्रग्स मत बोलो, ड्रग्स बोलते हो तो ड्रग्स के दो मीनिंग आते हैं, ठीक है? एक मेडिसिन पर्पज और दूसरा जो एब्यूजल है, ठीक है? तो ये यूज होता है बहुत ज्यादा मेडिसिन में, इसकी मेडिसिनल बड़ी इंपॉर्टेंस है। और जब एक्सेसिव यूज करने लगते हैं तो फिर वो ड्रग अब्यूजल की तरह यूज होने लगता है, ठीक है? देखो तुम्हारी एनसीईआरटी तुमको कितना नॉलेज दे रही है। अच्छा, उसमें वो जो चैप्टर है, कौन सा? हाँ, हेल्थ एंड डिजीज। तो उस चैप्टर में कौन सा पार्ट सबसे बकवास लगता है? ड्रग अब्यूज। अरे वहां तक तो अच्छा है जहां तक कि वो प्लांट के बारे में या उस टाइप के ओपोइड्स वगैरह बताता है। सबसे ज्यादा आपको लगता होगा जहां पे वो एडोलेसेंट वाला टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आया है कई बार। कैसे कॉमन सेंस यूज कर लोगे, कई बार नहीं समझ में आता है। लास्ट पेज में पूरा इम्पोर्टेंट है। उसमें 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 4 या 5 पॉइंट, और वो जो 4-5 पॉइंट्स है किस चीज के लिए है? मेरे दिमाग से उसकी पूरा किस चीज के लिए है, तो वहां से उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। नहीं, सिरोसिस तो टीचर पढ़ा देता है, सिरोसिस बड़े अच्छे से टीचर पढ़ा देता है। टीचर भी उसको छोड़ता है असल में, मैं इसलिए फोकस करवा रहा हूँ तुम, तो तुम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना। और एग्जामिनर पता बड़ा चालाक हो गया है आज की डेट पे, कई बार वो वही टॉपिक छोड़ता है क्योंकि उसको भी पता है कि ये बेकार है, और वो क्वेश्चन जाके वहीं से बनाता है जाके। जैसे पहले बहुत टाइम तक होता था कि लिविंग बर्ड जो चैप्टर था, उसको एग्जामिनर को भी वो पसंद नहीं आता था स्टार्टिंग में। अब क्या है, अब लिविंग बर्ड से ही क्वेश्चन बनाता है जाके। पर यह है कि टीचर्स ने भी स्पेशल फोकस किया लिविंग बर्ड पे, तो आज की डेट पे लिविंग बर्ड को अच्छे से पढ़ा देता है। नहीं तो यही होता था कि टीचर्स जो है लिविंग वर्ड को ऐसे ही हवा में निकाल देता था और बच्चा भी हवा में निकाल देता था। फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता था वहां से, कभी कभी उसकी टेबल से कोई चीज उठा के पूछ ली, कभी कुछ कभी कुछ, और फिर बच्चा को क्या, बच्चे ने तो पढ़ा ही नहीं है उसको ढंग से, और टीचर भी नहीं उसको ढंग से पढ़ाया, तो वो साफ हो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन 4 नंबर का चला गया। अच्छा ये मुझे बताओ कि जो थाइमिन है, थाइमिन में कितने रिंग प्रेजेंट है? थाइमिन क्या है? बेस। कितने रिंग प्रेजेंट है? एक बोलना, 5 मत बोलना। एक बच्चा बोलेगा वो भी हैंड रेज करके। हाउ मेनी रिंग्स आर प्रेजेंट इन थाइमिन?
तुम्हारा रास्ता बहुत कठिन है, तुम ये क्यों नहीं समझ पाते हो? कितनी दिन प्रेजेंट है? अच्छा, आई थिंक डायनोसियम का मैंने सारा खत्म कर दिया बच्चों। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन वाले पार्ट। ये प्रेजेंटेशन के बाद हम इस वाले से फ्री हो जाएंगे, हम सीधे प्रूफ पे पहुंच जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन, और ये बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सही बताओ, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल है या अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा? कई सारी बुक्स में अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा भी लिखा हुआ है, ठीक है, कई सारी बुक्स अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा ऑन ओवरी, ठीक है, बट इसको आप इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलो, इतना मुझे एनसीईआरटी कोई रटी थोड़ी है, मैं सारी लैंग्वेज जो है मुझे जो दिमाग में आ रहा होता है उस हिसाब से मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा as you said within ovary, okay, known as placentation। अब आपको प्लेसेंटेशन में सबसे पहला प्लेसेंटेशन हम यहाँ पे देखेंगे मार्जिनल, ठीक है। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन में पहले एग्जांपल आपको बता दूं मार्जिनल प्रेजेंटेशन का, ठीक है, जैसे ग्राम, या सीधे सीधे आप बोल दो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अगर मैं लेगुमिनेसी बोल दूं, क्या डिफरेंस है फैबेसी और लेगुमिनेसी? ठीक है, लेगुमिनेसी और फैबेसी लिख दो आगे ऐसे करके, क्योंकि इस वजह से इसको मैं सेपरेट लिखा रहा हूँ कि ये फैमिली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो पार्ट है वो क्या है? सब फैमिली है, ठीक है। तो जितने भी लेगुमिनेसी के मेंबर हैं उन सब में आपका कौन सा प्रेजेंटेशन पाया जाता है? मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक चीज तो ये आपने देखी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, पहले पिक्चर देख लो। टी का एक पिक्चर बना लेते हैं हम, और ये तो आप बोल नहीं सकते कि आपने की देखा नहीं, ठीक है। तो अगर की देखा होगा तो उसको अगर वेंट्रल साइड पे देखोगे तो वेंट्रल साइड पे एक लाइन थी, ठीक है, एक लाइन सी रहती है, उसको बोलते हैं वेंट्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये बेसिकली है क्या? वेंट्रल स्ट्रक्चर। और ये वेंट्रल स्ट्रक्चर बनाता कौन है? फॉर्म बाय प्लेसेंटा, ठीक है। ये बहुत सारे चूंकि प्लेसेंटा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वेंट्रल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय प्लेसेंटा, इसको प्लेसेंटा बनाता है। और इसी पे बेसिकली 2 रोज में, ठीक है, इस प्लेसेंटा पे यहाँ पे आपको इस तरह से, अब यहाँ मैं बच्चे 2 रोज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लिखा दूंगा। ये बच्चे इसको ऐसा करो, वेंट्रल स्ट्रक्चर, ये इसको लिखो जरा सा फॉर्म प्लेसेंटा, ये बेटर टर्म होगा। यहाँ पे बाई प्लेसेंटा से इसकी मीनिंग गलत हो जाएगी, फॉर्म प्लेसेंटा। और यहाँ पे लिख दो बियर ओव्यूल, ओव्यूल कितनी रोज में? इन 2 रोज। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना कि ओव्यूल्स जो है उस प्लेसेंटा की जो रो बनी हुई है या वेंट्रल स्ट्रक्चर जो है उसमें ओव्यूल्स 2 रोज पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें,
कि ये जो ओवरी है या जिसको आप गाइनोसियम बोल लो, ठीक है, ये यूनिलॉकुलर होगा। यूनिलॉकुलर, लॉकुलर, लक्यूल का मतलब क्या हुआ? चैम्बर। लक्यूल की इंग्लिश मीनिंग क्या है? चैम्बर। ठीक है, लिख लो चाहे कहीं। लोक्यूल का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है चैम्बर, या खाली स्पेस भी बोल सकते हो आप। तो जो ओवरी होगी वो यूनिलॉकुलर होगी। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ओवरी यहाँ पे मोनोकार्पेल है। मोनोकार्पेलिटी का मतलब सिंगल। तो ध्यान में रखना, यूनिलॉकुलर एंड मोनोकार्पेलिटी ओवरी। मार्जिनल प्लेसेंटेशन की करेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक ही लक्यूल प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे चाहे लिख दो बियर्स मेनी, बियर्स मेनी क्या ओव्यूल। और यही ओव्यूल आगे चल के किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चे? सीड में। ठीक है, आगे चल के ओव्यूल ही तो कन्वर्ट होता है सीड में। तो ये आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन फिनिश है मेरी तरफ से। इससे ज्यादा इससे कुछ पूछ ही नहीं सकता। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये। दूसरा है फेबियसी। तीसरा है कि ये जो वेंट्रल स्ट्रक्चर जो है वो प्लेसेंटा बनता है, वहां पे उसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 2 रोज के। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिलकुलर है और मोनोकार्पल है, सिंगल कार्पल प्रेजेंट है। चलो दूसरी पे आ जाते हैं, एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है पॉलीकार्पेलरी, मतलब कार्पल जो है ढेर सारे प्रेजेंट है। और मल्टी लाकुर, मतलब कि कई सारे चैम्बर प्रेजेंट है। सिम कार्पस, मतलब कि जो कार्पल्स है वो क्या है? यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है। तो पॉलीकार्पल्री, मल्टी लाकुलर, सिम कार्पस, या तो गाइनोसियम बोल दो या क्या बोल दो? ओवरी बोल दो। ओवरी इज द पार्ट ऑफ गाइनोसियम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। फीमेल जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका पार्ट है ओवरी। तो आप गाइनोसियम ओवरी इक्वली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। आप जरा सा देखो आप कि किस तरह से ये प्रेजेंटेशन डेवलप होता है। ये आउटर वॉल है ओवरी, ठीक है। इसके अंदर इनर वॉल हो। तो मैं मान लेता हूं कि सपोज कर लो कि ये जो एक्साइल प्रेजेंटेशन में है, इसमें जो कार्पल के नंबर है 3 4 हैं, जो भी है जितना बन जाए उतना मान लेना, ठीक है। ये 4 कार्पल्स हैं, ठीक है। अब इनकी जो मार्जिन है, इनकी जो मार्जिन है, ये जहां पे एक दूसरे को फ्यूज करने वाले होंगे वो फ्यूज नहीं करेंगे, वो क्या कर जाएंगे? इनवर्डली, इनवर्डली क्या करेंगे? अंदर चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। मेरी तरफ ध्यान दो, यहाँ पे भी सेम चीज होगा, यहाँ पे भी सेम चीज होगा, ये इनवर्डली मूव कर जाएंगे, ठीक है। और अंदर जाके एक सेंट्रल एक्सिस बनाएंगे, अंदर जाके एक सेंट्रल
अंदर जाके एक सेंट्रल लाइन। बात समझ में आ रहा है? ये है आउटर वॉल ऑफ ओवरी, ये है इनर वॉल ऑफ ओवरी, ये जो पार्ट है अब इसको इसको आप फिलअप करो, ठीक है, इसको आप यहां से फिलअप करो। तो ये जो पार्ट बना है इसको आप क्या बोलते हो? सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। यहाँ जहां पे सेंट्रल एक्सिस और ये वॉल आपस में अटैच हो रही हैं, यहाँ पे डेवलप होता है, ये यहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप होगा और प्लेसेंटा से क्या बनेगा? अटैच हो जाएगा ओव्यूल। सेम चीज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे जो ओव्यूल अटैच्ड है वो कहाँ पे अटैच? ऑन द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पे अटैच। तो आप एग्जाइल प्रेजेंटेशन पे अगर आपको समझ में आ गई है बात, तो आपको जो है दिमाग में होगा कि जो कार्पल्स हैं, जो मार्जिन ऑफ कार्पल्स है, वो इनवर्डली मूव करती है और आफ्टर मूविंग इनवर्डली दे यूनाइट in a common axis known as central axis and the ovule are born on these central axis, ठीक है। तो ये लिख लो इसको। कॉमन सेंट्रल एक्सिस, अच्छा एक चीज और बताओ कि जो ये सेप्टा है ये क्या है? इन्हीं की वजह से क्या जनरेट हुआ है? लक्यूल, ठीक है। ये अंदर अंदर ये वाला जो पार्ट है ये चैम्बर है लक्यूल, ठीक है, ये लक्यूल। तो ये लक्यूल जनरेट हुए हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। एंड सेप्टा किसकी वजह से बने हैं? मतलब कि ये जो बाउंड्री है, मार्जिन है कार्पेल की, उनसे बने हैं। तो जितने नंबर ऑफ कार्पेल होंगे उतने नंबर ऑफ चैम्बर है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि इन केस ऑफ एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो नंबर ऑफ कॉर्पल्स है, अगर आपको नंबर ऑफ कॉर्पल्स दे दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा कि कितने चैम्बर हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इन केस ऑफ एक्साइल प्रेजेंटेशन नंबर ऑफ कार्पेल इक्वल टू नंबर ऑफ लोक्यूल। एक्चुअली तुम्हारे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते ही नहीं है, उनको लगता है बस लाइन उठा के रख दो, बहुत इजी है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा ये जो पॉइंट मैंने लिखाया है ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। ये मतलब आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई हो जाएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि एक्साइल प्रेजेंटेशन में एक और पॉइंट यहीं पे मेंशन कर दो कि एक्साइल प्रेजेंटेशन में आपका सेप्टा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। आपको मार्जिनल प्रेजेंटेशन में कोई सेप्टा नजर आया? नहीं नजर आया। यहाँ पे आपको सेप्टा नजर आ रहा है,
यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछेगा वो। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन में inner wall of carpel move to inwards and form a common central axis and the ovules are bound on this central axis। ठीक है, तो क्लियर है पूरी तरह से कि व्हाट इज एक्साइल प्रेजेंटेशन। ठीक है, नाउ कम एट थर्ड प्रेजेंटेशन व्हिच इज पेराइटल। अच्छा, एग्जांपल तो मैंने लिखा है नहीं, लिख लो, बहुत सारे हैं। लाइक चाइना रोज भी है शायद इसका, आपका पोटैटो, टोमेटो, लेमन, ऑरेंज, ये सब। और कोई है एनसीईआरटी में इसके अलावा? चलो, तो यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, अब आते हैं पेराइटल प्रेजेंटेशन। जो पेराइटल प्रेजेंटेशन है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेराइटल प्रेजेंटेशन, और ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेसिकेशन। वेसिकेशन या क्रूसीफेरी, ठीक है, दोनों लिख लो, दोनों नाम यूज होते हैं। क्रूसीफेरी पुराना नाम है, वेसिकेसी नया नाम है। या मस्टर्ड फैमिली भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पेराइटल प्रेजेंटेशन में मल्टी कार्पेल, बहुत सारे कार्पल्स हो सकते हैं, एंड थिन कार्पल, फ्यूज्ड होंगे वो, कई सारे जो कार्पल्स होंगे वो आपस में यूनाइटेड होंगे। यूनिलॉकुलर, ठीक है, बट समटाइम्स अ फॉल्स सेप्टम फॉर्म। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। तो यूनिलॉकुलर के सामने इस तरह से लिख दो, बट समटाइम्स अ फॉल्स सेप्टम फॉर्म नोन एज रेप्लम। ध्यान में रखना इस वर्ड को, इसको क्या बोलते हैं? रेप्लम, फॉल्स सेप्टम जो फॉर्म होता है। ठीक है, एंड डिवाइड ovary in multilocules। मल्टीलक्यूल्स मतलब ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मल्टीलक्यूलर ओवरी हो जाएगी। ठीक है, पर जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा? यूनिलॉकुलर कंडीशन। तो आपको पता है इन केस ऑफ पेराइटल प्रेजेंटेशन द ओवरीज और यू कैन से द gynoecium is multicarpal with thin carpus and unilocular। ये जो रेपलम है ये आपको देखने को मिलता है मस्टर्ड। ठीक है, अगर बच्चे आपने सरसों देखी हुई है तो सरसों का जब पक जाए वो, तो उसको देखना, वहां पे एक ना बिल्कुल मेम्ब्रेनस टाइप का बीच में सट्टा प्रेजेंट होता है, सीड्स के बीच में मेम्ब्रेनस टाइप का सट्टा प्रेजेंट होता है। एक्चुअली जब वो राइपेंड एंड मेच्योर्ड होता है तो काफी कमजोर हो चुका होता है, पर जाना अभी तो शायद सीजन नहीं है, ये सीजन होगा मार्च। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना अगर मिलता है।
क्योंकि देख लो, अगर इंटरनेट में देख सकते हो, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। चलो, तो यहाँ पे इस पिक्चर को ध्यान दो। यहाँ पे ये हमारा क्या है, आउटर वॉल ऑफ ओवरी है, ओके। और यहाँ पे ये कार्पल है। और कार्पल्स जहां पे एक दूसरे के साथ टच करते हैं, ठीक है, वहीं पे क्या बनता है, प्लेसेंटा। और उन्हीं प्लेसेंटा पे ओव्यूल बॉन्ड होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओव्यूल कहाँ पे बॉन्ड हो रहे हैं, जहां पे जो कार्पल्स हैं या इनर वॉल जो है कार्पल्स की, वो एक दूसरे को टच करती, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो कि ओव्यूल्स आर बॉन्ड, ओव्यूल्स आर बॉन्ड on the margin of carpel. इस तरह से देखिए, इसका bond on the margin that of carpel बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे। at peripheral part लिखो, peripheral part, peripheral, ठीक है, पेरीफेरी है ना, तो पेरिफेरल पार्ट पे आपको ओवल्स बॉन्ड करेंगे। अब एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरा कंडीशन देखो, जैसे कि आपने एक्साइल प्रेजेंटेशन में देखा था कि ये जो है, मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से पूरा इरेज कर देता हूँ, तो आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन का कुछ नहीं दिखेगा। आप नया बना लो, ये माइट भी चांसेस मुझे भी थोड़ा सा नया बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से बेसिकली वो मूव करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, पर ये कॉमन एक्सिस नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये कॉमन एक्सिस नहीं बनाएंगे, ये अंदर की तरफ मूव तो किए हैं, और यहीं पे बेसिकली क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चे, ओव्यूल्स डेवलप हो जाएंगे। वो जो एक फॉल सेप्टम इनर बाउंड्री से उसकी मार्जिन से वो इनवर्टली थोड़ा चलेगी, और थोड़ा चलने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ओव्यूल्स बॉन्ड कर जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी तरह से है तो यूनिलॉकुलर ही है कि नहीं, यूनिलॉकुलर, क्योंकि वो पूरा बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि थोड़ा सा मार्जिन इनवर्टली मूव करे और वहीं पे क्या हो जाए, ओव्यूल्स बॉन्ड कर जाए, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन है पेराइटल प्रेजेंटेशन, ये आपको एक तो देखने को मिलेगा किसमें, मस्टर्ड में, दूसरा मिलेगा आपको कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिटेसी आप जाके कुकुम्बर काट के देखना, देखना कि उसमें जो सीड्स हैं, बेसिकली ओव्यूल ही है, ठीक है, वो किस तरह से अरेंज है, आप देखोगे। या अगर कभी घर पे देखना, कभी जैसे खीरा है ना, वो सूख जाए थोड़ा सा, तो सूखने पे देखोगे कि उसके अंदर एक जो है ना कैनाल टाइप की नजर आती है ना। अगर वो सेंट्रल एक्सिस बना रहा होता तो वो कैनाल नजर आती है आपको, नहीं आती, ठीक है।
तो वो बेसिकली वहां पे थोड़ा सा इनवर्डली मूवमेंट हुआ है इनर वॉल ऑफ कार्पेल का, और उसी से क्या बियर हो गए, ओव्यूल। ठीक है, तो पेराइटल प्रेजेंटेशन आपको मस्टर्ड में दिखेगा, कुकुरबिटेसी फैमिली। अब कुकुरबिटेसी में मैंने नाम लिखा हूं क्या? चलो, ये हो गया आपका पेराइटल प्रेजेंटेशन। सारी चीजें आप ध्यान में रखना, मैंने जो लिखाई हुई है। इसके बाद पेराइटल पढ़ लिया हमने, अब फ्री सेंट्रल पढ़ेंगे हम। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल जो प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि वो एक्साइल प्रेजेंटेशन से फॉर्म हुआ। ठीक है, मतलब यंगर एज में वो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, पर जैसे ही मेच्योरेशन होता है उसके जो सेप्टा है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं। अब जब सेप्टा खत्म तो जो मल्टीलैकुलर हुआ था वो कैसा हो जाएगा, यूनिलैकुलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले लिख दो कि हम पढ़ने जा रहे हैं प्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन पे आपका क्या होगा, ओवरी कैसी होगी, मल्टी कार्पेल के, बहुत सारे कार्पल होंगे। ठीक है, साथ में सिन कार्पल, सिन कार्पल, और साथ में यूनिलैकुलर, यूनिलैकुलर। मतलब अगर हम यहाँ पे पिक्चर बनाएं तो आपका जो है क्या कहते हैं, अभी आप लोग मत बनाना, देख लो फिर बनाना। वैसे मैंने जो चीज समझा दिया है मैं करूंगा वैसा ही, ठीक है, उससे अलग कुछ नहीं करूंगा। तो फिर भी आप पहले देख लो फिर इसको आप ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि ये सब डिजनरेट कर गए। ये सब क्या हो गया, डिजनरेट कर गया। डिजनरेट करने से मतलब जो सेप्टा थे वो सारे के सारे क्या हो गए, सेप्टा डिजनरेट कर गए। और सेप्टा के डिजनरेट करने से क्या हुआ कि एक सेंट्रल एक्सिस तो बची। ठीक है, ये इस तरह की सेंट्रल एक्सिस, और इसी सेंट्रल एक्सिस पे क्या हो गए, ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, ओव्यूल्स बॉर्न ऑन। तो इनके साथ फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, जो ओव्यूल्स हैं आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, एक चीज ये। दूसरा कि इनिशियली इनिशियली फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन form in the form of exile presentation। ध्यान में रखना इस पॉइंट को। आफ्टर दैट ओव्यूल, सॉरी ओव्यूल कह रहा हूँ, सेप्टा degenerate and only central axis remains, central axis remains where ovules are born, where ovules are born। कुछ समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन है?
तो प्री सेंट्रल कब से सेप्टा डिजेनरेट कर दिया। यहाँ पे मैंने इसीलिए इसका बना के दिखाया था आपको, तो जो सेप्टा है वो डिजेनरेट कर गए, एक सेंट्रल जो एक्सिस है वो रह गया और उससे पे ओव्यूल प्रेजेंट हो गए। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो प्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है वो अपनी यंगर स्टेज पे किस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है, तो वेक्साइल होता है। दूसरा पूछ सकता है कि ओव्यूल्स, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, उससे कॉमन क्वेश्चन क्या है कि प्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या कहाँ पे बॉन्ड करते हैं, सेंट्रल एक्सिस पे करते हैं, ठीक है। और ये तो पूछ ही सकता है आपको, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस यूनिलॉकुलर, ठीक है। और एग्जाम्पल बताओ, डायन था सर एंड ये तो आपका हो गया प्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। आई थिंक कैरियोफिलेसी के मेंबर हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कैरियोफिलेसी का। अब एक लास्ट वन है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल, जो बेसल प्रेजेंटेशन है उसमें भी देख लो आप, बेसल प्रेजेंटेशन भी जो लक्यूल्स हैं वो कितने होंगे, यूनिलॉकुलर, ठीक है। ये भी मल्टी कार्पेलरी हो सकता है, ज्यादातर आपको कैसा दिखेगा ये, मल्टी कार्पेलरी। एक चीज बताएं कि आप ये मत, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा दिया है कि मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, तो ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये क्या है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस पे आपका यही होगा, ठीक है। माइट बी चांसेस कि जैसे मैं ब्लेसल प्रेजेंटेशन लिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मल्टी कार्पेलरी लिखा रखा, माइट बी चांसेस कि मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है। मोनोकार्पेलरी एनसीईआरटी में कुछ वैसा लिखाया नहीं है, बस एक चीज लिखाया है कि वो कैसा है, यूनिलॉकुलर, ठीक है, यूनिलॉकुलर मल्टी कार्पेलरी है। अगर मल्टी कार्पेलरी है तो वो कैसा होगा, सिनकार्पस है। और अगर सिर्फ मोनोकार्पेलरी है तो सिनकार्पस होने की बात ही नहीं है, एपोकार्पस सिनकार्पस जैसा वर्ड आप यूज नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपका होगा यूनिलॉकुलर, मल्टी कार्पेलरी और सिनकार्पस। ये हो गया आपका ओवरी या गाइनोसियम। अच्छा, बेसल प्रेजेंटेशन के केस में क्या है कि ओव्यूल्स आर बॉन्ड या सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है, बच्चे लिखो सिंगल ओव्यूल इज बॉन्ड ऑन बेस ऑफ कार्पेल या ओवरी, बेस ऑफ ओवरी, ठीक है। आप अपने बुक में देखोगे तो वो कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ये बेस है, यहाँ से आपका इस तरह से इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। उन्होंने शायद इस वाले पूरे पार्ट को क्या कर रखा हुआ है, ये है ओव्यूल, ये है प्लेसेंटा, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो याद रखना कहाँ पे प्रेजेंट है, बेस ऑफ ओव्यूल, ठीक है, बेस ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल कितने होंगे, सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल। लक्यूल्स कितने होंगे, यूनिलॉक्यूल। ये पॉइंट जहां जहां मैंने पॉइंट आउट कर दिया है उनको याद रखना, इसको ना भी याद रखोगे तब भी चलेगा।
ठीक है, मतलब यूनिलकुलर है, सिंगल लोब्यूल है, एंड ओरिजिन कहाँ से हो रही है, फ्रॉम द बेस ऑफ फोर। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्ट्रिएसी सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर। एग्जाम्पल शायद जरूरत नहीं है पर फिर भी लिखा देता हूँ, सनफ्लावर, मारीगोल्ड, तो और बेसल प्रेजेंटेशन। मुझे नहीं लगता है कि इन प्रेजेंटेशन को कोई भी टीचर इतना डीप में जाके बताता है, बहुत तेजी से निकलते हैं, एक हाफ टाइम भी टीचर नहीं लगाता है इसको एक्सप्लेन करने में। तो आप लोग इसको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बच्चे बनते हैं यहाँ से। एक और है पर जी आपके साथ सुपरफिशियल है आपके एनसीईआरटी में, आई थिंक नहीं, हाँ तो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। इसलिए हमको अभी अपनी स्पीड और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस थोड़ा पीछे जा रहा है। तो जो आपका इकोलॉजी है, कितने चैप्टर पढ़े आप लोगों ने, कितने चैप्टर खत्म किए अभी? एक एक करके हम अपने से, हाँ बच्चे कितना खत्म? 5 चैप्टर तुमने खत्म कितना किया? 5 पेजेज। कितने पेज है फर्स्ट चैप्टर में? बहुत बड़ा चैप्टर है वो, और उससे क्वेश्चन भी तुमने बच्चे खत्म चल रहा है? जैसे बोला ऐसे करो जैसे कोई लड़का बोल रहा है, दमदारी से। मैं सोचूं, कितने? नहीं पढ़ाई नहीं, काउंट नहीं किया। नेक्स्ट सोचा आप पूरा कर दिया, लास्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, बाकी सारा कर लिया। ओके नेक्स्ट, समझ नहीं आ रहा, आप एवोल्यूशन कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट सोचे, एवोल्यूशन। नेक्स्ट सोचे कितना? इनका कैसे काम नहीं चलेगा, मैं तुमको सबको बता रहा हूँ। जैसे क्योंकि उसको कम से कम एक बात बताओ, मैं जब बोलता हूँ कि एनसीईआरटी को आपको 20 से 25 बार रीड करनी है, और पढ़ाते पढ़ाते हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे, मतलब मई हो जाएगा जाके, ठीक है, तो क्या तुम उन चैप्टर्स को तुम 20-25 बार रिवीजन कर पाओगे? नहीं होगा। तो तुमको खुद ही अंदाजा लगाना चाहिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। और उनमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, अगर समझाने वाली कोई चीज है तो मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दो कि ये चीज समझ नहीं आ रही, तो मैं अभी से ही उसको कुछ समझाना स्टार्ट कर, ठीक है। तो नहीं तो प्रॉब्लम तुम्हारी है, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, और मैं जो है ना बोर्ड पे नहीं पढ़ाता, मैं एनसीईआरटी पे पढ़ाता हूँ। सारे लोग एनसीईआरटी पे ही उसको पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इकोलॉजी को बोर्ड पे पढ़ाने लगा तो इकोलॉजी के लिए चाहिए 2 मंथ, समझ में आया ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये भी क्लियर है कि जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है उसके बियॉन्ड मतलब पूछने के चांस बहुत कम है, उसके बियॉन्ड क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है, तो आना उसी बुक से है, सब कुछ उसी से आना है, और तो इस वजह से उसको पढ़ते रहो। जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, वो मैं आपके चैप्टर सारे क्लियर करा दूंगा। तो यहाँ से हमारा बेस, ये आपका प्रेजेंटेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है, तो फूड। सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये है पूरा का पूरा गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम में ये जो स्वेलन पार्ट है इसका, बेसल एंड स्वेलन पार्ट, मैंने अभी क्या बोला,
बेसल पार्ट दैट इज ओवरी। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओव्यूल। ठीक है, देखो इसको फिक्स कर दिया जाए। ओव्यूल। अब देखो ये जो ओवरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो ओवरी चेंज हो जाएगी आपकी, और जो ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये चेंज हो जाएगा सीड में। तो समझ में आ रहा है? ठीक है। क्योंकि ओवरी के अंदर तो ओव्यूल भी है ना, तो इसलिए मैंने बोला कि जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज होगा। तो अगर आपको डिफाइन करना हो फ्रूट को, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं दिस इज मैच्योर, राइपेंड ओवरी, या मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओवरी। ठीक है, फ्रूट क्या है आपका? मैच्योर राइपेंड ओवरी। चलो, फ्रूट के अंदर अगर हम बात करें कि फ्रूट में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। कौन से? एक उसकी जो फ्रूट वॉल है, जिसको आप पेरिकार्प के नाम से जानते हो, और दूसरा उसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भरा हुआ है, जो किसमें चेंज हो गया है? सीड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर आपको दो पार्ट्स नजर आएंगे। एक है आपका फ्रूट वॉल और दूसरा है सीड। फ्रूट वॉल इज नोन एज पेरिकार्प। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फ्रूट वॉल है उसको आप किस नाम से जानते हो। दूसरा, अगर पेरिकार्प, देखो पेरिकार्प जो है या फ्रूट वॉल जो है, ये दो टाइप का हो सकता है। फ्रूट के अंदर पेरिकार्प आपका कितने टाइप का हो सकता है? टू टाइप। एक हो सकता है कि फ्लैसी हो। फ्लैसी मतलब मांसल हिंदी में बोलते हैं, या जिसके जिसके अंदर मतलब कुछ मटेरियल भरा हो। ठीक है, पल्पी भी बोल सकते हो। ठीक है, फ्लैसी। और दूसरा हो सकता है कि ड्राई। ठीक है, मैं क्यों इस तरह से लिखा रहा हूं, उसका रीजन कि अगर तो फ्रूट या सॉरी पेरिकार्प आपका फ्लैसी हुआ, तो इस पेरिकार्प को आप फिर से डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्रूट वॉल है उसके आप फिर से जो है डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं। तो मैं आगे इधर बढ़ूंगा। तो आप यहाँ पे लिख दो कि जो फ्लैसी पेरिकार्प आपके पास नीचे ही होगा, आप नीचे ही चलना इस तरह से। फ्लैसी पेरिकार्प कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट। जो आउटर मोस्ट है दैट विल बी नोन एज एपिकार्प। एपिकार्प ये आउटर मोस्ट है। अच्छा, ये एपिकार्प आपका कैसा होगा? थिन होगा, बहुत पतला सा है। जैसे मैंगो, मैंगो का जो सबसे बाहर वाला पार्ट देखते हो वो है एपिकार्प, थिन हो गया। मिडिल वाला जो पार्ट है यहाँ पे लिख भी लेना, दिस इज द आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट
जो मिडिल वाला पार्ट है दिस इज मीजोकार्प। और ये कैसा होगा? जनरली आप अभी इस पे कुछ मत लिखो क्योंकि ये चेंज हो जाएगा मीजोकार्प आपका, ठीक है, इसको आप रहने दो, ठीक है। मीजोकार्प को बस ये लिख दो कि ये प्रेजेंट है आपका मिडल में, एंड द इनर मोस्ट इज एंडोकार्प। एंडोकार्प दिस इज इनर मोस्ट। पर ये जो क्लासिफिकेशन है रूट वॉल में, ये जो पार्ट्स हैं दे विल ओनली बी प्रेजेंट इन फ्लैशीफूड। ये आपको सिर्फ फ्लैशीफूड से देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो पहले एग्जाम्पल ले लें। आपके एनसीईआरटी में बस एक ही टाइप के फ्रूट का नाम दिया है, या ऐसा करते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, ये इसको मैं यहीं पे छोड़ के मैं थोड़ा सा आपको फ्रूट के एक थोड़ा सा दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए मैं फ्रूट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तो फिर वापस से आते हैं मैंगो या उसमें। ये चीज पे, ये जो चीज छोड़ रहा हूं मैं, ये फिर मैं वापस आऊंगा इसके लिए। तो अभी हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट आपको कई टाइप के देखने को मिलेंगे। अगर आप ब्रॉडली डिवाइड कर रहे हो तो आपको 3 टाइप के फ्रूट मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से 3 टाइप के फ्रूट्स हैं? एक तो है सिंपल, सिंपल फ्रूट, ठीक है। दूसरे हैं आपके एग्रीगेट, और तीसरे हैं आपके कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट्स जो बनते हैं वो कौन सी वजह से बनते हैं? हम्म, मुझे भी याद नहीं आ रहा। मल्टी कार्पल वजह से बनता है। मैं कुछ और बताना चाहता था, थोड़ा सा दिमाग से मिस हुई होगा। हाँ, मोनो और मल्टी कार्पेलरी ओवरी हो सकती है, एंड मेन जो कंडीशन है वो ये है। एक मिनट रुकना, मुझे मेरे दिमाग से कुछ चीज स्किप हो रही है, थोड़ा मैं रेस्ट भी लूंगा इसके बीच में। कितना टाइम हो गया? 11:56। क्या नहीं खत्म हो रहा है चैप्टर अभी? आई थिंक हमारे पास कितना है, हाफ एन आवर सुन लें। मैं धीमे तो नहीं चला हूँ, क्या हो गया? मैं तो सोच के आया था चैप्टर का दी एंड करेंगे आज, करूंगा तो मैं स्पीड बढ़ाऊं। थोड़ा सा पार्ट आपका मैं फालतू वाला मिस कर देता हूँ। आई थिंक स्टिल मच नो, नहीं हो पाएगा। हम्म, तो सबसे तो हो ही जाएगा, बट वैसे अब चैप्टर थोड़ा, इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है और इस चैप्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर, हाँ 2 दिन का वो जो गैप हुआ उसमें, दूसरा इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे वेटेज है आपके प्लांट फिजियोलॉजी का, फिर एनिमल फिजियोलॉजी का, इसके बाद फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब रिप्रोडक्शन जो है, और आपके जो जेनेटिक्स है साथ में। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप लोग जो है ना, थोड़ा जो मेमोराइज करने वाली चीजें हैं उनको मेमोराइज करो।
बाद में ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ इसको बहुत सीरियसली लो। मेमोराइज करने वाली चीजों को चाहे रोज एक ही पेज पढ़ो, एक ही पेज पढ़ो सर। और जो एनसीईआरटी के साइड में जो जगह बनी हुई है उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो उसको लिख दो। या कलर पेन यूज करो। हाइलाइटर का मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि हाइलाइटर से फिर पूरी किताब ही रंग जाती है कई बार पढ़ने में, और फिर वो एक जैसा लगने लगता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कोई एग्जाम्पल है तो उसको साइड में लिख लो। एग्जाम्पल को तो तुरंत साइड में लिख लो क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत पूछता है वहां से। वैसे अगर मैं इकोलॉजी के पहले चैप्टर की बात बताऊं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पॉपुलेशन एंड फ्रैक्शन, और पॉपुलेशन एंड फ्रैक्शन के पहले कुछ ग्राफ हैं, इक्वेशंस वगैरह हैं उनसे। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा 10th क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन एंड फ्रैक्शन अपने आप में बहुत बड़ा है। आप फर्स्ट चैप्टर पे देखो जाके, जो उनका पॉपुलेशन एंड फ्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में दो टॉपिक हैं, दो टाइप के इंट्रैक्शन है, एक है प्रीडेशन और दूसरा है कंपटीशन। इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, हाँ, प्लस माइनस वो तो बच्चे आता ही आता है। आज की डेट पे उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, वहां से क्वेश्चन पूछने लगे। और इकोलॉजी में बहुत कुछ है पढ़ाने का। अगर मैं पढ़ाने लगूँ, मैं बता तो रहा हूँ ना, 2 मंथ चाहिए मुझे उसको खत्म करने के लिए, इतना है इसमें। उन्होंने तो नाम ले लिया है। फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है नीट के बाद। जो करना है तुम अभी करो। इसीलिए बोलता हूँ, या तो एक काम करते हैं, अभी ये चैप्टर हमारा जरा खत्म हो तो हम 10-10 मिनट का जो है ना, वो लेके स्पेन लेके लास्ट के 10 मिनट मैं कुछ कुछ टॉपिक्स आपके डिस्कस करता चाहता हूँ। तो आप ना एक अलग से इकोलॉजी की कॉपी लगा लो, एक ज्यादा नहीं, एक या कोई किताब है जो कि रोज लाते हो, कोई कॉपी हो जो रोज लाते हो, उस कॉपी को जो है आप उसके पेज लास्ट के 30-40 पेज को रख लो। मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा तो वो दिमाग में, फिर उसको जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। हो सकता है अभी मजा ना आता हो। हाँ, तो हाँ, तो वो चीज मैं डिस्कस कर दूंगा तो इजी हो जाएगा। मतलब जो कॉन्सेप्ट है या किस तरह से चैप्टर को किस तरह से रीड करना है, ये भी एक बड़ी चीज होती है। हो सकता है बायोलॉजी के कई ये चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि हमें रीड कैसे करना है, हमारा जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, ताकि थोड़ा दिमाग में सेटल हो जाए चीजें। तो ये है। बाकी यहाँ पे देखो, सारा का सारा जो ज्यादा पार्ट है वो क्या है, मेमोराइज करना है तुम्हें। इतना बड़ा चैप्टर है और एट द एंड आपको क्वेश्चन कितना मिलता है, एक क्वेश्चन। तो वो चीज है। अब इसमें भी है कि जैसे अगर आप रट डालते हो पूरा तो वेल एंड गुड, नहीं तो तुमको अब ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज छोड़ दें और कौन सी चीज याद करें। और कई बार किस्मत खराब होती है कि जो आपने छोड़ा है वही आ गया, वही आ गया। तो इस वजह से वैसे मुझे लग रहा है मेरा नोट्स तो तुम पढ़ ही सकते हो, वैसे मैंने सब कुछ खा लिया है इसमें। सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर का और थोड़ा बहुत 10 to 15% बाहर का सब उठा रखा है मैंने। तो अगर सिर्फ अकेले इसी को पढ़ते रहे ना, स्टिल यू विल गेट गुड मार्क्स। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओ, 300+ मार्क्स आएंगे सिर्फ नोट्स पढ़ के। बट यार 300+ मार्क्स से तुम्हारा कुछ बनना नहीं है, मतलब 302-304 से तुम्हारा कुछ नहीं बनना। एटलीस्ट अगर आपको क्वालिफाई करना है, मतलब कोई ढंग का कॉलेज को वेस्ट बंगाल में भी चाहिए, तो आपको 335 तक चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ो। मुझे याद है, अभी मैं पिछले बार वाले को तो मैंने एनालिसिस नहीं किया है पेपर का, बट पिछले से पिछले 100% क्वेश्चन नोट्स का था, 100% बता रहा हूँ। तो इस वजह से नोट्स आप खूब रिवीजन करो, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये पिछले वाले एक बच्ची थी, जो मैं बोल रहा था कि उसने फिजिक्स छोड़ दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और क्योंकि रिजर्वेशन था उसका, उसको पहले से ही पता था कि रिजर्वेशन है, तो 300 मार्क्स लाई है।
सिर्फ नोट्स पे ध्यान देना पहले से। और आई थिंक 150 समथिंग समझ रहे हो द पावर ऑफ नोट। नो कैंसर तुझे रिजर्वेशन पे तुम क्यों स्टिक करते हो? वो ऐसी चीज है जिसपे तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है क्या? नहीं, तो उसको तो तुम छोड़ के रखो। परेशान वहां होते हैं जहां पे कंट्रोल हो। तो कंट्रोल कहाँ पे है तुम्हारा? अपनी मेहनत पे। ये मत बोल देना कि उसमें तो और कंट्रोल नहीं। चलो आगे आते हैं। सिंपल फ्रूट्स को मैं बता रहा था। और हाँ, मेन चीज जो बताने जा रहा था, अगर आप इसको भूल भी गए तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये है, आप नीचे की तरफ लिख लो, सिंगल फ्लावर। सिंपल फ्रूट कब बनेगा? जब सिंगल फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, मतलब फर्टिलाइज सिंगल फ्लावर से जो चीज डेवलप होगी उस फ्रूट को आप क्या नाम दोगे? सिंपल फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट्स में क्या होगा कि मल्टीपल फ्लावर्स होंगे, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे जो आपस में क्या कर जाएंगे, या बोल सकते हो इन्फ्लोरेसेंस। पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही क्या हो जाएगा? फ्रूट पे कन्वर्ट हो जाएगा, आप ये बोल सकते हो। और वो इन्फ्लोरेसेंस की कंडीशन क्या है? वो है कि ये कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब समझ रहे हो कि जो ओवरी है वो आपस में, मतलब कार्पल्स में फ्यूजन नहीं है, कार्पल्स आर फ्री। तो ये आपका बनाएगा एग्रीगेट। एग्रीगेट। और यहाँ पे क्या है? कंपोजिट में क्या है? यहाँ पे भी डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे भी है। हाँ, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो अब एक चीज तुमको बताता हूँ, यहाँ पे पॉलीकार्पेल्री भी मेंशन कर लेना बच्चे। पॉलीकार्पेल्री ऑनलाइन वाले बच्चे आपको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो। तो सिंपल फ्रूट्स में, इससे बड़ा टाइम लग रहा है मेरा। चलो, सिंपल फ्रूट्स में हम फर्दर सी कैटेगरी देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है? नहीं बेटे, तो अभी दो में रखो, ड्राई एंड फ्लैशी। और ड्राई को फर्दर सी कैटेगरी में आप देख सकते हो, लिखो, मना है तो लिखो या छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, ड्राई में आपका एक है डेसेंट। डेसेंट दूसरा है आपका इनडेसेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपके इमेजिनेशन के लिए है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई मतलब नहीं है इसका। और साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक, ठीक है। सिंपल जो फ्रूट्स हैं उसको मैंने ड्राई एंड फ्लैशी में कैटेगराइज किया। ड्राई में फर्दर डेसेंट, इनडेसेंट एंड साइजोकार्पिक है। और दूसरा वाला आपका फ्लैशी है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे ऊपर चाहे तो मेंशन कर दो कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सॉरी सिंपल फ्रूट्स हैं और जो एग्रीगेट्स हैं, ये आपके ट्रू फ्रूट्स होंगे। माइट बी चांसेस कि ट्रू फ्रूट्स हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पे लिख दो मे बी, बट ये 100% आपका क्या होगा? फॉल्स फ्रूट। ये फॉल्स फ्रूट की है। ठीक है, जहां पे भी इटेरियो ऑफ बेरी, इटेरियो ऑफ इस तरह से लग जाए, जहां पे इटेरियो टर्म आ जाए, इसका मतलब वो क्या है? एग्रीगेट है। ठीक है, जैसे सोरोसिस वाला इसमें आ जाएगा, साइकोनस है, सोरोसिस है। ठीक है, वो सब आपके साइकोनस, सोरोसिस,
ठीक है, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। तो आप इस पे ज्यादा फोकस मत करो, एग्रीगेट एंड कंपोजिट फ्रूट पे ज्यादा फोकस मत करो, मेरा मेन मकसद था ये वाला। ठीक है, सिंपल फ्रूट्स में ड्राई एंड फ्लैसी। ड्राई में डेसेंट, डेसेंट का मतलब है कि जब राइपनिंग होगी फ्रूट की तो क्या कर जाएगा, फट जाएगा, फ्रूट फट जाएगा, तो वो डेसेंट हो जाएगा। ठीक है, इनडेसेंट का मतलब है कि फ्रूट फटेगा नहीं। और एक टाइप का होता है साइजोकार्पिक, जैसे कोरिएंडर, धनिया, धनिया को आपने देखा होगा। ठीक है, तो साइजोकार्पिक में कोरिएंडर आता है। डेसेंट में आपका जैसे मस्टर्ड है, चाहे तो लिख लो मस्टर्ड। ठीक है, और आपका इनडेसेंट में आपका है जैसे गेहूं, व्हीट। ठीक है, डेसेंट के आगे फिर से कैटेगरी है, इनडेसेंट के आगे भी फिर से कैटेगरी है, बट इतना में हम जाएंगे नहीं। और तुमको एक बात बता दूं, मॉड्यूल सॉल्व करने की कोशिश मत करना, वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाया हुआ जो कि आपके किसी काम का नहीं है। तो बिल्कुल मत जाना मॉड्यूल पे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो मैंने मतलब समझा दिया है आपको कि डेहिसेंट का क्या मतलब, ऐसे जो भी फ्रूट्स जो राइपनिंग के बाद क्या होते हैं, डेहिस करते हैं, फट जाते हैं, वो डेहिसेंट होंगे। जो डेहिस नहीं करते हैं वो इनडेहिसेंट होंगे। इसके बाद तीसरी एक और कैटेगरी है साइजोकार्पिक, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या कोरिएंडर। ठीक है, तो आप इसको बहुत ज्यादा डेहिसेंस वाली कैटेगरी पे नहीं रख सकते हो, क्यों? क्योंकि जो है क्या कहते हैं, वो फ्रूट्स का पार्ट कंप्लीटली डेहिस नहीं करता। आप उसको बोल सकते हो डेसेंट एंड इनडेसेंट के मिड का है वो। ठीक है, तो साइजोकार्पिक को आप सेपरेट कर लो, कैटेगरी डिफरेंट है वो। डेसेंट एंड इनडेसेंट में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे डेसेंट में एक और रख सकते हो, जैसे आपका है लेग्यूम। ठीक है, या लोमेंटम। ठीक है, लोमेंटम मूंगफली जिसमें होती है, अरेक्टिस थाइपोजिया। ठीक है, ग्राउंड नट बेसिकली, तो वो इस कैटेगरी पे आते हैं। चलो अब फ्लैसी वाले फ्रूट की बात करते हैं। फ्लैसी में बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे ड्रूप, ड्रूप, पोम, बेरी, पेपो, और एक और है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रूप, हेस्पिरिडियम। हेस्पिरिडियम कहाँ, साइकोनस एंड सोरासिस। छोड़ दो, इतना कोई पूछने वाला नहीं। पूरे पूरे उसमें मैं बताता हूँ, इन तीनों को याद कर लेना। ठीक है, नाम, फिर आप सिर्फ सिंपल पे कंसंट्रेट करना, और सिंपल में स्पेशली तुम फ्लैसी को कंसंट्रेट करना, फ्लैसी में ड्रूप को कंसंट्रेट करना, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। ओके, सिंपल में फ्लैसी और फ्लैसी में ड्रूप, इनके नाम आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट है। ये जो इतनी स्टोरी मैंने आपको बताया, सिर्फ इन्हीं के लिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि सिंपल कहाँ से ड्रूप आ गया, कहाँ से फ्लैसी आ गया, वो तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन होनी चाहिए। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी मुझे इसको एक्सप्लेन करने की। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो ड्रूप का एग्जाम्पल तो आप दो आपके उसमें है, मैं दो लिखा देता हूं, मैंगो, कोकोनट, एंड एक और लिख लो बच्चे, अलमंड, बादाम। ठीक है, दीज ऑल आर ड्रूप। जैसे बेरी में आपका बनाना है, बेरी में आपका टोमेटो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के फ्रूट्स आ जाएंगे। आपका जो पोम है उसमें एप्पल आ जाएगा, सॉरी एप्पल नहीं है वैसे पोम में, यह है हेस्पिरिडियम में आपका ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, पेपो में आपके कुकरबिटा वाले आ जाएंगे, जैसे खीरा है इस तरह से। ठीक है, बेरी में बहुत सारे हैं आपके। ठीक है, बनाना आपका, टोमेटो आपका,
ये जो भी देखते हो आप छोटे छोटे वो सब इसी से बिलोंग करते हैं, बट आपको ड्रूप पे कंसंट्रेट करना है। ड्रूप में मैंगो कोकोनट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब मैं वापस से आ जाऊंगा जो आपको फ्रूट वॉल पढ़ा रहा था, ठीक है। फ्रूट वॉल पढ़ा रहा था क्योंकि उसने दोनों के एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। एक और चीज साथ में उन्होंने ड्रूप के बारे में लिखा है कि ड्रूप जो है वन सीडेड फ्रूट है, वन सीडेड फ्रूट, ठीक है। ओवरी कैसी है यहाँ पे, मल्टी और मोनोकार्पल, वन सीडेड फ्रूट है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो मैंगो का आप पिक्चर बनाओ पहले, या मैंगो में आप इस तरह से लिख लो, जो जो फ्रूट वॉल है उसकी, मैंगो की जो फ्रूट वॉल है, फ्रूट वॉल वो, और इधर आप लिख दो कोकोनट, उसकी जो फ्रूट वॉल है, फ्रूट वॉल। क्योंकि दोनों ड्रूप हैं, दोनों सिंपल टाइप के फ्रूट हैं, दोनों फ्लैशी फ्रूट्स हैं, तो जो लेयर्स दिखेंगी फ्रूट वॉल में वो 3 लेयर्स देखने को मिलेगी। बाहर की तरफ जो है जिसको आप बोल रहे हो एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इनके सब ड्रूप, जो ड्रूप होंगे आपके किसके, जो ड्रूप फ्रूट्स हैं उनकी जो इंडोकार्प है दैट विल ऑलवेज बी स्टोनी, हार्ड एंड स्टोनी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से लिख दो एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प, इंडोकार्प, ठीक है। तो एक में ये है, इसको क्या लिखोगे, हार्ड एंड स्टोनी। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, हार्ड एंड स्टोनी। अच्छा, मीजोकार्प जो है इन केस ऑफ मैंगो ये कैसा होगा, फ्लैशी आप एंड एडिबल। ये कैसा है, इसी को तो खाते हो आप, मैंगो में जो आप खाते हो वो क्या है, और जिसको फेंक देते हो वो इंडोकार्प प्लस सीड है उसका, जिसको फेंक देते हो, ठीक है। और कुछ बच्चे मतलब कुछ लोग एपिकार्प को खाते हैं और कुछ लोग फेंक देते हैं, ठीक है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो जरूर खाते हैं इसको, ठीक है। तो एपिकार्प जो है ये आपका कैसा होगा, थिन होगा। यहाँ पे भी एपिकार्प कैसा होगा, थिन। पर यहाँ जो मीजोकार्प है दैट विल बी फाइब्रस एंड ड्राई। याद रखना, चाहे ना रखना, फाइब्रस याद रखना। आप जब पूजा के लिए नारियल लेने जाते हो ना, तो वो जो ऊपर से फाइबर्स नजर आते हैं वो क्या है, मीजोकार्प, वो मीजोकार्प है। अगर आप नॉर्मल जो है ना कोकोनट ड्रिंक करने के पर्पज से जाते हो, तो वो कोकोनट में जो ग्रीनिश पार्ट नजर आ रहा है वो क्या है, एपिकार्प। जब ग्रीनिश पार्ट निकलेगा तो उसके बाद मीजोकार्प आएगा, और देन जो स्टोनी पार्ट है, ठीक है। अगर आपने पूजा वाला नारियल देखा होगा तो मेन नारियल जो खाते हो उसके ऊपर एक स्टोनी लेयर है, दैट इज द इंडोकार्प, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पिक्चर में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पिक्चर बना हुआ है, तो बना सकते हो। ये बाहर एपिकार्प, दिस इज मीजोकार्प एंड दिस इज
एंडोकार्प, सबको मिला के क्या लिख दूं, पेरिकार्प, एंड अंदर वाला जो ये पार्ट है दैट इज मैंगो। बड़ा अच्छा बना दिया मैंने तो। मतलब इसके पहले मैं अच्छा नहीं बना रहा था। चलो आ जाओ। टाइम कितना बचा? 3 हुआ है अभी, बहुत टाइम हुआ बस तो अभी। चलो ये तो आपका मैंगो है। कोकोनट, कोकोनट में आपका तुम लोग अपनी बातें क्या करने लगते हैं ये बताओ मुझे। किसने बोला? नहीं होगा या ना हो, ऐसा मैसेज आया? यहाँ पे जो चीज भरी हुई है वो आप क्या करते हो, लिक्विड है। वैसे शांत रहो जरा, शांत रहो। लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। ये वाली जो है ये इंडोकार्प है, जिसको आप क्या बोलते हो कि ये कैसी है, स्टोनी है। और ये वाला जो लेयर है दिस इज द फाइब्रस मेसोकार्प। और ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। पूछा गया है कि कोकोनट का जो फ्रूट है उसका जो फाइबर है मेसोकार्प है वो कैसा होता है फाइबर। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो फाइबर है, ये जो मेसोकार्प है, इसका जो फाइबर है वो ट्रू फाइबर है या फॉल्स फाइबर। ठीक है, तो दिस इज द ट्रू फाइबर। ट्रू फाइबर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वो है क्या बोलते हैं, कपास, क्या बोलते हैं उसको, तो उसका जो वो है फाइबर वो क्या है, फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स है वो। ठीक है, वो बेसिकली सीड के ऊपर की जो कवरिंग है ना उससे नहीं बनता है। हाँ, वो एक्चुअली ट्रू फाइबर नहीं है, तो ध्यान में रखना। मुझे अभी याद नहीं है। बाहर वाला होगा ना, कौन सा? नहीं 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 नहीं, वो एंडोकार्प ही है, स्टोनी। और अब अगर इसमें तुम बनाना चाहो एक लेयर तो और बना सकते हो, पर मैंने वो बनाया नहीं है। मैंने पूरा लिक्विड रखा हुआ है, इसको बना दूं? रुको, मेरे पास पेन नहीं है ना अलग अलग कलर के। इसी वजह, या तो आप एक काम करो, इसको लिक्विड एंडोस्पर्म नहीं बच्चे इसको हटा लो। चलो इसको सीड लिखो और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ,
और फिर ये ऐसे करूंगा फिर से वो गलत हो जाएगा। मतलब इंडेक्स में तो वो वाला कौन सा सीट दिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही? नहीं था, वो रेड कलर के बाहर जो था। देख लेता हूँ, रहने दो, मैं नहीं कराऊंगा उसको ऐसे। एनसीईआरटी ज्यादा देखने लगे हो। मुझे इसलिए हम इंडेक्स खोल के रखे। अच्छा, इंडो कार्प। फिर से आप ऐसा करो, कहीं ऐसा ना कर दे एनसीईआरटी वाला तो पिक्चर दे दे और फिर तुम्हारा ये हो जाए गलत। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो मुझे, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। आप ना या तो दूसरा पिक्चर ही बना लो, अगर नहीं तो उसी में लेबलिंग चेंज करो, लेबलिंग चेंज करो। मुझे थोड़ा टाइम दो, इसी में मैं चेंज करता हूँ। एक ही कलर से वैसे अपना अपना फोन मत करो, मेरा कंसंट्रेशन होगा फिर गलत हो जाएगा, फिर बाद में तुम्हारे एग्जाम में गलत होगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को, इसको जो है ना, ये जो दिख रहा है इसमें एक्चुअली डिमार्केशन नहीं हो पा रहा। आप समझने की कोशिश करो इसको। ये वाला जो लेयर है, ठीक है, इसको आप कर दो एंडोकार्प। ये जो बाहर वाला है कि मतलब उसको कवर कर रखा हुआ है पूरी तरह से, ठीक है, वो है आपका फाइब्रस मीजोकार्प। और ये जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है, इसको आप लिख दो क्या, सीड, ठीक है। और फिर सीड के अंदर रहने दो सारी चीजें, या आप इसको व्हाइट रखो या तो चाहे इसको पूरा इस तरह से कर दो। अब आई थिंक उसकी लेबलिंग को मैच कर रहा होगा ये, इससे कर रहा है। ठीक है, तो ये रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि एबीसी बना दे और बाद में तुमको तो ये जो मैंने बना रखा है वो ये बच्चे ये कितने बार मैंने बोला ना डिमार्केशन करो आप लोग। ये जो लेयर और ये जो बाहर वाला है, आपका मीजोकार्प पूरी तरह से बाहर है, ठीक है। हाँ, फाइब्रो। तो 26 हो चुका है और मैंने आपका ड्रूप एंड पूरा ड्रूप खत्म कर दिया है फ्रूट वाले पार्ट में। नाउ चलो एक और चीज लिखा देता हूँ ताकि उतना ही टाइम नहीं है। लिख दो, नोट डाल के लिखना, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या है? डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी। ट्रू फ्रूट ऑलवेज कहाँ पे डेवलप होगा? फर्टिलाइज्ड ओवरी। और फॉल्स फ्रूट अदर देन ओवरी, डेवलप फ्रॉम। इसे मैं डेवलप कई बार डी बाई पी से लिखता हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। डेवलप फ्रॉम अदर एनी पार्ट अदर देन ओवरी, अदर देन। तो ये फॉल्स फ्रूट है। थोड़ा सा एक जगह शायद टू फ्रूट के बारे में मेंशन किया है आपने किया तो नहीं, फॉल्स फ्रूट में ओवरी से नहीं बनता, ठीक है। क्या कंफ्यूजन है, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। Ovary and plus some other sort of like include thalamus or ovary दोनों मिला के। बोल सकते हो आप, पर अभी आप इसी को फॉलो करो, ठीक है।
कि एनी पार्ट अदर देन ओवरी। इस वजह से वैसे तो जो ट्रू फ्रूट्स है वो बेसिकली फर्टिलाइज्ड ओवरी का पार्ट है, ठीक है। बट अभी अभी के लिए अगर अगर आप ना डिमार्केशन करने जाओगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आपको उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन नजर आएंगे। इसलिए ये सिंपल है आपके लेवल पे, इसी को फॉलो करो। ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट हो गया। फ्रूट के बारे में जितनी चीजें मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमें क्या, सीड, ठीक है। तो सीड बेसिकली अगर आप देखोगे, सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। आप अगर सीड को जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव बना लो, मैं सीड एक्चुअली बना नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा उल्टा बना रहा हूँ, ध्यान में रखना, ठीक है। इसको मुझे ऊपर बनाना चाहिए था पर मैं किसी वजह से, क्योंकि वो अटैच ही इसी तरह से होता है। सीड जो है, जो उसका इंटीरियर पार्ट है वो नीचे की तरफ होता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एबव है वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जिसमें से ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं माइक्रोफाइल। मतलब जो ओव्यूल में माइक्रोफाइल था वो अभी खत्म नहीं हुआ, स्टिल एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है ये एक स्कार है, ये एक स्कार है। स्कार मतलब अवशेष टाइप का है किसी चीज का, ठीक है। ये स्कार इसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि प्लेसेंटा के थ्रू सीड जो है जिस प्लेस पे अटैच्ड था वही है ये, ठीक है। वो जो अटैचमेंट है वो एक स्कार छोड़ देती है, अपना अपना एक चिन्ह छोड़ देती है, तो उसी को बोलते हैं हम हाइलम। और ये जो तीसरा वाला जो पार्ट है दैट इज रेफे, ये भी ओव्यूल का अटैचमेंट होता है, फ्यूनिकल का ओव्यूल के साथ जो अटैचमेंट है दैट इज नोन एज रेफे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको जनरली सीड में दिखते हैं, सीड में आपको ये चीज दिखेंगे, ठीक है। रेफे दिखेगा आपको, हाइलम दिखेगा और माइक्रोफाइल। इसको लिखवाने के पीछे बस एक ही लॉजिक था, क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है कि एक स्कार रह जाता है, ठीक है। और वो स्कार क्या है, बेसिकली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड टू द ओवरी। तो फिलहाल के लिए यहीं पे छोड़ूंगा। मैं भी चांसेस कि आपका ये अगले लेक्चर पे